हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इससे पहले 12th क्लास में हमने कोलिजन थ्योरी डिस्कस की थी, जिसमें हमने ये बताया था कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करने जरूरी है। ठीक है ना। जितने मॉलिक्यूल्स आपस में जितने ज़्यादा कोलिजन्स होते हैं उनको हमने बताया कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद एक चीज़ मैंने बताया था कि जिन कोलिजन में एक प्रॉपर मिनिमम एनर्जी होती है, जिसको हमने उस समय थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा था, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वहां पे तीनों फैक्टर मिला करके जो कोलिजन थ्योरी थी, कोलिजन थ्योरी में हमने कहा था कि K इज इक्वल टू होता है जेड पी ई रेज टू पावर माइनस ई ए ओवर आर। जेड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, पी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, और ई क्या है, ई की पावर माइनस ई आर टी। ये है कोलिजन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स विद थ्रेशोल्ड एनर्जी, उनका फ्रैक्शन। तो इसके आधार पे आप यहाँ पे, क्योंकि ये अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज को सबसे पहले एक साइंटिस्ट था बेटा, जिसका नाम था आर्हेनियस। आर्हेनियस ने दोनों रिएक्शन थ्योरीज पढ़ी, एक तो कोलिजन थ्योरी और दूसरा इंटरमीडिएट या स्टेट थ्योरी। ठीक है ना। इनके आधार पर उसने एक इक्वेशन बनाई, जिस इक्वेशन में इस Z और P को रिप्लेस करके इसकी जगह एक प्री ओरिएंटेशन फैक्टर यूज किया गया, और ये कहा गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, उसने बताया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। और ऐसा देखा गया है, नॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर by 10 degree Celsius, the rate become double or sometime triple। रेट कई बार डबल हो जाती है या कभी कभी 3 गुनी तक बढ़ जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से द रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस का जो रेशियो निकालेंगे, ये लगभग 2 टाइम या 3 टाइम आता है। और बेटा इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट के यानी रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है, इस चीज को सबसे पहले क्वांटिटेटिवली किसने बताया, आर्हेनियस ने। और इसकी जो थ्योरी है वो इन दो थ्योरीज को एक साथ मर्ज करके बनाई गई था। एक कोलिजन थ्योरी जिसके आधार पे आपने पढ़ा K इज इक्वल टू जेड पी ई रेज टू पावर माइनस ए बाई आर टी, और दूसरा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है ना। और इसके आधार पे आपने पढ़ा था K इज इक्वल टू आर टी वाई एन ए इंटू के स्टार। ठीक है। इसको स्टीडी स्टेट थ्योरी भी कहते हैं। तो इसके आधार पे ये आर्हेनियस ने अपनी एक अलग से इक्वेशन बनाई, जिसको हम कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है बेटा। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है बेटा, आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है। इसने क्या किया कि जो K की वैल्यू, क्या बताया, जो K की वैल्यू है इट इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। जहां पे रिएक्शन प्रोफाइल का कर्व मैंने आपसे डिस्कस किया था उस टाइम पे भी। मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है, यहाँ पे हमने ले ली एनर्जी और यहाँ पे हमने ले लिया प्रोफाइल, और ये रिएक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी,
थ्रेशोल्ड एनर्जी द मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन। और ये किसी भी रिएक्शन की रिएक्टेंट की एनर्जी है। जब रिएक्टेंट आपस में कोलाइड होते हैं तो इनकी एनर्जी बढ़ते 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 थ्रेशोल्ड के ऊपर चली जाती है या थ्रेशोल्ड के लगभग बराबर हो जाती है। लगभग का मतलब या तो उससे ज्यादा होगी या उससे बराबर होगी। तो ऐसे जो रिएक्टेंट हैं ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस एनर्जी को हमने लिखा था ईपी। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, तो इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। और अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है, ठीक है ना, तो इसको हमने क्या बताया था, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, अब इसमें ये रिएक्टेंट से थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए कोई भी रिएक्टेंट जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इसको हम कहते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन। द एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट टू मेक इट्स एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है। अच्छा, इसी में एक चीज और ध्यान रखना बेटा, कई बार पूछता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वो कैसे निकालेंगे बेटा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट या एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये रिएक्शन प्रोफाइल करता है। इस प्रोफाइल को मैंने बताया, इसको इसलिए डिस्कस किया। यहाँ पे जो EA है, EA ये क्या बेटा, ये एक्टिवेशन एनर्जी। A क्या है, A बेटा फ्री या आर्हेनियस फैक्टर बोलते हैं इसको, आर्हेनियस फैक्टर। R गैस कांस्टेंट, ठीक है, और T क्या है, टेम्परेचर। EA एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसके बीच में जब आप कर्व प्लॉट करेंगे, K इज इक्वल टू A e रेज टू पावर माइनस A ओवर RT। ठीक है, इस इक्वेशन को आप देखें, एक इस फॉर्म में लिखी गई है। ये इक्वेशन लिखी, ये हमें क्या बताती है कि K पर T का क्या इफेक्ट पड़ता है अगर एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट हो जाए तो इसका पता लगाने के लिए अगर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें, यानी दोनों साइड लॉग ले लें, तो आ जाता है बेटा नेचुरल लॉग, टेकिंग नेचुरल लॉग क्या रहेगा, लॉग नेचुरल ऑफ K इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ऑफ K प्लस लॉग नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है, E होता है। ध्यान रखना, E की पावर माइनस E ओवर RT। ये पूरी वैल्यू आगे आ जाएगी, बन जाएगा लॉग नेचुरल ऑफ K इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ऑफ A माइनस EA ओवर RT। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग नेचुरल K और 1/T के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कर्व क्या आएगा बेटा, इस एक्सिस पे हमने लिया नेचुरल लॉग ऑफ K, इस एक्सिस पे ले लिया 1/T। तो क्योंकि माइनस EA/R तो स्लोप कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, और जो इंटरसेप्ट होगा ये लॉग नेचुरल ऑफ A के बराबर हो जाएगा। या इसी को अगर हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, 2.303 log of K is equal to 2.303 log of K minus EA over RT। 2.303 से पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर सकते हैं। जब पूरी इक्वेशन से 2.303 डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बेटा log of K is equal to log of A minus EA डिवाइडेड बाई 2.303 RT। इसमें भी आप कर्व प्लॉट कर सकते हैं, सिर्फ स्लोप की वैल्यू चेंज हो जाएगी, माइनस EA बाई 2.303 R आ जाएगा। वहां सिर्फ R है नीचे, यहाँ 2.303 R आ जाएगा बेटा। अब अगर मान लीजिए किसी भी इक्वेशन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम टेम्परेचर चेंज करें, सेम रिएक्शन, if a reaction take place
टू डिफरेंट टेम्परेचर at two different temperature T1 and T2 और लेट का लीजिए लेट एट T1 ध्यान रखना रेट कांस्टेंट जो होता है टेम्परेचर के साथ चेंज होता है और एट T2 रेट कांस्टेंट इज K2। तो अगर इन दोनों वैल्यू को हम इसमें पुट करें तो क्या आ जाएगा बेटा log of K2 इज इक्वल टू अच्छा ये फैक्टर चेंज नहीं होता ये फैक्टर क्या होता है बेटा ध्यान रखना ये फैक्टर देखो log K वाली जो कर्व पे जब हम देखेंगे तो जिस एक्सिस पे आपको K मिला था उस एक्सिस पे जो मैक्सिमम वैल्यू अचीव की जा सकती है वो log नेचुरल A के बराबर है ठीक है ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द वैल्यू और यू कैन से द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ठीक है। इसके ऊपर एक इक्वेशन कई बार एक क्वेश्चन आता है कि क्या EA कभी जीरो हो सकती है तो ध्यान रखना EA अगर जीरो होगी तो इसका मतलब जितनी भी रिएक्शन इसमें यानी रिएक्शन के अंदर जितने कोलिजन हो रहे हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं क्यों ये फैक्टर जीरो होती है पूरा जीरो हो गया और K बराबर क्या आ जाएगा A आ जाएगा। इसका मतलब जितना कोलिजन उतनी रिएक्शन जो कि कतई पॉसिबल नहीं ठीक है ना। एक जगह है जब आप फ्री रेडिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं तो फ्री रेडिकल रिएक्शन के केस में ये वैल्यू जीरो मिल जाती है ठीक है ना। बाकी कहीं पर भी EA की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो ये log A जो है क्या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यानी जिसको RMS फैक्टर कहते हैं तो एक तरीके से ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है। तो ये तो और ओरिएंटेशन फैक्टर ये लगभग हम कांस्टेंट के आधार पे इसमें RMS दिया तो ये चेंज नहीं होता रिएक्शन के लिए। ये हो जाएगा log K2 इज इक्वल टू log A माइनस EA डिवाइडेड बाई 2.303 R इंटू 1 बाई T2 टेम्परेचर पे ये वैल्यू हो जाएगी और log K1 क्या आ जाएगा A माइनस EA बाई 2.303 R इंटू 1 बाई T। अब इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों को जब हम एक दूसरे के साथ फर्स्ट में से सेकंड को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा log of K2 माइनस log of K1 इज इक्वल टू देखो बेटा माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में और ये माइनस माइनस प्लस होकर के आगे आ जाएगा EA डिवाइडेड बाई 2.303 R इंटू 1 बाई T1 माइनस EA डिवाइडेड बाई 2.303 R 1 बाई T2। ये पूरा इसमें कॉमन हो जाएगा और इसको हम log की प्रॉपर्टी के आधार पर लिख सकते हैं log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ये है RMS इक्वेशन। इसके ऊपर आपसे अक्सर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ठीक है। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आप ट्राई करेंगे और इसके बाद एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचता है बेटा 4th यूनिट में केमिकल काइनेटिक्स में जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहले कैटलिस्ट किसे कहते हैं? कैटलिस्ट ऐसे मटेरियल होते हैं जो या तो रेट को इंक्रीज कर देते हैं और या फिर रेट को डिक्रीज कर देते हैं। अगर रेट इंक्रीज करने वाला कैटलिस्ट है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और अगर डिक्रीज करता है तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज नेगेटिव कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के दो टाइप हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। ये रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, इसके लिए जब हम फिर से एक बार कोलिजन थ्योरी की बात करें तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है बेटा कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए सबसे पहले मॉलिक्यूल में कोलिजन जरूरी है
ये आपके रिएक्टेंट्स की एनर्जी होगी और ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब रिएक्टेंट कोलाइड होते हैं तो इनकी एनर्जी बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते इनकी एनर्जी किसके बराबर हो जाती है, थ्रेशोल्ड के या तो बराबर और या फिर इससे ज्यादा हो जाती है, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना। तो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज द रेट कैसे, बाय डिक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड एनर्जी, बाय डिक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड provided an alternate path, provided an alternate path to the reaction। तो होता क्या बेटा, देखिए एक बार, जब हम कैटलिस्ट डाल देते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, इस रिएक्शन में जिससे थ्रेशोल्ड एनर्जी वैल्यू ये थी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को घटा देता है और घटा करके यहां गया है। इसको मैं ऊपर सी सुपरस्क्रिप्ट लगा रहा हूं ताकि पता चल सके कि ये कैटलिस्ट के बाद है। तो देखो बेटा, पहले तो रिएक्शन में ऐसे मान लीजिए कि पहले रिएक्शन में सिर्फ इतने मॉलिक्यूल ही थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते थे, लेकिन जब आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर कहां गया, नीचे आ गया। तो अब इतने सारे मॉलिक्यूल इसको क्रॉस कर पा रहे हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, डिक्रीज द रेट बाय इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इतनी चीजें आपसे पूछी जाती हैं बेटा। कई बार इसमें कुछ ऐसी भी रिएक्शन आगे आप कंपटीशन के लिए करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे कुछ रिएक्शंस आएंगी। तो ये खास करके कैसे, जैसे मान लीजिए पहले ए था, ए से बी बन गया और बी से सी बन गया, तो इसमें ये पूछ सकता है कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी स्लो होगी। तो ये सारा लफड़ा किस पे डिपेंड करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू पे। देखो पहले एक्टिवेशन एनर्जी ये थी और कैटलिस्ट डालने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से बेटा कैटलिस्ट डालने पे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाती है। और इसके साथ ही आपकी ये 4th यूनिट खत्म होती है बेटा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में पूछना। और अगली यूनिट हम शुरू करेंगे अब 3rd यूनिट यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग।